नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नाना येरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ 7वें बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता। बैठक में केंद्रीय वित्त सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार हुए शामिल। भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम किया पूरा। भारत और म्यांमार के बीच 1643 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। राजभाषा भाषा नीति और कार्यान्वयन पर नेरिस न्यू दिल्ली के वानिकी विभाग सभागार में हुआ एक कार्यशाला का आयोजन। कार्यशाला में नेरिस के निदेशक नरेंद्र नाथ एस, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राजभाषा निदेशक जगदीश रामपुरी सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्ति ने हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आगामी केंद्रीय बजट 2025-26 के संबंध में वित्तीय क्षेत्र और पूंजी बाजार के हितधारकों के साथ 7वें बजट पूर्व परामर्श की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय वित्त सचिव, सचिव दीपम, आर्थिक मामलों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार शामिल हुए। इससे पहले सुश्री सीतारमण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों, उद्योग प्रतिनिधि, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों, विभिन्न किसान संघों और प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक की अध्यक्षता की थी। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट इस साल 1 फरवरी को संसद में पेश किए जाने की उम्मीद है। ये वित्त मंत्री सीतारमण का लगातार 8वां बजट पेश होगा। भारत ने म्यांमार के साथ सीमा पर 9 किलोमीटर से अधिक की बाड़ लगाने का काम पूरा कर लिया है। बाढ़ के समानांतर सड़क बनाने का काम अभी चल रहा है। मणिपुर के मोरे में बाढ़ लगाने का काम पूरा हो गया है। गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट में कहा कि पिछले साल फरवरी में सीमा सड़क संगठन को 21 किलोमीटर की बाढ़ और सड़क बनाने का काम सौंपा गया था। भारत और म्यांमार के बीच 1633 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। 1472 किलोमीटर की सीमा का सीमांकन पूरा हो चुका है। राजभाषा भाषा नीति और कार्यान्वयन पर एक कार्यशाला आज पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान नेरिस न्यू दिल्ली के वानिकी विभाग सभागार में आयोजित की गई, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आधिकारिक भाषा नीति को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए विभिन्न विभागों में हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं की विविधता को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया है। इस कार्यशाला में नेरिस के निदेशक नरेंद्र नाथ एस, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के राजभाषा निदेशक जगदीश रामपुरी सहित अन्य कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में प्रभावी ढंग से उपयोग कर संबंधित विभागों में भारतीय भाषाओं की विविधता को सशक्त बनाना है। किसी देश की पहचान उसकी भाषा, उसकी संस्कृति से होती है। भाषा उस देश की ताकत होती है। मुझे यह बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ युवा कलाकारों ने हिंदी को आत्मसात करके भारत के बहुत विशिष्ट मंच सारेगामा और इंडियन आइडियल के मंचों पर अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं। इस भाषा की शक्ति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह भाषा भारतीय फिल्मों में काम करने वाले श्री अमिताभ बच्चन जी को सदी का महानायक बना दिया। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। यह हमारी इस भाषा की ताकत है। जी, जहाँ तक भारत सरकार की राजभाषा नीति का प्रश्न है, यह आम जनता पर भी उतना ही लागू होता है जितना सरकारी संस्थानों, कार्यालयों पर लागू होता है। इससे क्या है कि भाषा का प्रचार प्रसार जितना अधिक बढ़ेगा, उतना हमारी जो है कि संस्कृति का भी प्रचार होगा, क्योंकि भाषा संस्कृति के साथ जुड़ी है और संस्कृति
का प्रचार प्रसार जितना होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में जो राजभाषा की दृष्टि से गौ क्षेत्र में आता है, वहाँ के लिए 55% का जो लक्ष्य रखा है सरकार ने, वो निश्चित रूप से हासिल होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कई विख्यात लेखक, शिक्षाविद, मंत्रालय के अधिकारी और गणमान्य अतिथि शामिल हुए। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस पुस्तक के 7 खंडों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 3000 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया गया है। ये पुस्तक राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के सहयोग से हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित है। के देशों का अस्तित्व जियो पॉलिटिकल अस्तित्व है, बाउंड्रीज से बने हुए देश हैं। या तो किसी युद्ध से जन्मे हैं या तो किसी समझौते से जन्मे हैं। पूरी दुनिया में एकमात्र देश भारत ऐसा देश है जो जियो कल्चर देश है, जिसकी बाउंड्री संस्कृति से निर्माण हुई। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गांधार से लेकर उड़ीसा तक और बंगाल से लेकर गुजरात तक, पूरे देश में कहीं पर भी आप घूम लीजिए, हम संस्कृति से जुड़े हुए देश हैं। इस देश की व्याख्या वो नहीं कर सकते जिनके मन में देश की कल्पना जियो पॉलिटिकल है, भू राजनीतिक है। इस देश को वही समझ सकते हैं जिनके मन में भू सांस्कृतिक देश की कल्पना सिद्ध हुई है या तो उसकी जानकारी है। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। जीवन जीने की पद्धतियां, मान्यता, साहित्य, भाषा, ईश्वर की बारे में कल्पना, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना, ये सब में हजारों साल के मंथन के बाद जब साम्यता खड़ी होती है, तब जाकर एक जियो कल्चर देश बनता है। और पूरी दुनिया में एक ही देश है जो जियो कल्चर देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क ONDC ने छोटे व्यापारियों के सशक्तिकरण और ई-कॉमर्स के क्षेत्र में क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया में एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि बढ़ोतरी और खुशहाली बढ़ाने में ONDC महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि मोदी सरकार ने ONDC की शुरुआत भारत में ई-कॉमर्स को लोकतांत्रिक बनाने के उद्देश्य से 2021 में की थी। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों में इसने असंख्य उपलब्धियां हासिल की है और अपने नेटवर्क पर एक समान मंच का निर्माण करके व्यापारियों, विशेष रूप से लघु उद्यमियों के सशक्तिकरण में मदद की है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डीडी न्यूज़ से हुई खास बातचीत के दौरान विश्वास जताया है कि वर्ष 2025 में भारत वैश्विक जैव प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि गत 10 वर्षों में जिस प्रकार की प्राथमिकता विज्ञान, प्रौद्योगिकीकरण, इनोवेशन और स्टार्टअप को हासिल हुई है, शायद ऐसी प्राथमिकता पहले कभी थी। डॉक्टर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विज्ञान को लेकर एक दूरदर्शी विजन है, जिसके लिए वे अपने देशवासियों को सदैव जागरूक कराकर ये बताते हैं कि आने वाला समय का जितना विकास होगा वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित होगा। नरेंद्र मोदी जी की एक बड़ी फ्यूचरिस्टिक विजन है, दूरअंदेशी है, और वो स्वयं भी समझते हैं और अपने देशवासियों को सदा जागरूक भी करवाते रहते हैं कि आने वाले समय में जितनी भी प्रगति, जितनी भी ग्रोथ, जितना भी विकास होगा दुनिया भर में, वो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन आधारित होगा। और चूँकि अब भारत लगभग प्रथम श्रेणी के देशों में आन करके खड़ा हो गया है और जैसे लक्ष्य रखा गया है विकसित भारत 2047 का, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसकी सिद्धि के लिए, उस शिखर पटल पर पहुंचने के लिए अनिवार्य है कि हम भी उन्हीं मान्यताओं का, मापदंडों का और चुनौतियों को उन पर पूरा उतरने का उसी तरह की अपनी रणनीति बनाए जैसे कि अन्य देशों ने।
यानी अगर हमारा कंपटीशन ग्लोबल है तो हमारे बेंचमार्क्स भी ग्लोबल होंगे, बेंचमार्क्स ग्लोबल है तो हमारी स्ट्रेटजी भी ग्लोबल होगी, और स्ट्रेटजी ग्लोबल है तो हमारे पैरामीटर्स भी ग्लोबल होंगे। और उसी सोच को लेकर के अगर आप विशेषकर सन 2024 की बात करें, जो अभी हाल ही में कल ही समाप्त हुआ है, एक तो बड़ा सुखद संयोग था कि 2024 का आगाज़ जब हुआ तो खबरों में जो सबसे नुमाया, सबसे प्रमुखता से जो खबरें छपी वो विज्ञान को लेकर के थी। उस समय वो अंतरिक्ष का आदित्य हुआ था, जो पहला ऐसा मिशन था जो सूरज की खोज को निकला था, सूरज के रहस्यों की खोज को, और भारत चंद एक उन देशों में था जिन्होंने ये प्रयास किया था। और जब वो ये साल समाप्त होने को आया तो 30 तारीख को भी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चुकू अपा ने यूनाइटेड तानी आर्मी नामक नए सशस्त्र समूहों के उदय पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि पुलिस ऐसी स्थिति पर नजर रखी हुई है और इस संबंध में कठोर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर है। संवाददाता के प्रश्न पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले में संवेदनशीलता से कार्य कर रही है और आवश्यकता पड़ने पर जरूरी कदम उठाएगी। The people of Arunachal do not endorse him. He is not a representative to take up our issues. He is nobody. मतलब people should ask his local assistant वो क्या है, तो वो बताए, आकर बताए। अगर उसके पास ये हिम्मत है तो ओपनली आकर के इधर बात करे, सबको ये करे। should not resort to all this criminal intimidation and then but equal response will be there. अगर इस तरीके से बात करता है तो there will be equal response from the government. Government is a big thing, so we are not really bothered. So my message to people across is that we are keeping eye on the happenings. जो कुछ development हो रहा है हम उसका निगरानी मतलब properly कर रहे हैं. We are monitoring the situation. अगर मतलब it's a matter of time for us also. So मैं अगर इस तरीके से वो कुछ सोचता है और उसका लोग सोचते हैं तो हम इसका चैलेंज को भी एज ए स्टेट पुलिस फोर्स चीफ हम चैलेंज को भी एक्सेप्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लाभ केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत मां और बच्चे का ख्याल रखने के लिए 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। 3 किस्तों में योजना का लाभ दिया जाता है। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए ऑनलाइन भी आवेदन किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 8 साल पूरे हो चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2017 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत की। गर्भावस्था के दौरान कामकाजी महिलाओं की आमदनी बरकरार रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना की शुरुआत की थी और इन 8 सालों में ये योजना महिलाओं के लिए मील का पत्थर साबित हुई है। भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है और इसलिए हमारी माताओं बहनों की मुश्किलें कम करने पर हम जोर दें। सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए इस योजना की शुरुआत की गई ताकि जच्चा एवं बच्चा की समुचित देखभाल एवं पोषण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। इस योजना को और अधिक सक्रिय बनाने के लिए 1 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 की शुरुआत की गई। इस योजना से अभी तक 3 करोड़ 69 लाख महिलाएं डायरेक्ट बेनिफिट का ट्रांसफ़र, जो फाइनेंशियल ट्रांसफ़र का बेनिफिट ले चुकी हैं। करीबन 16,418 करोड़ रुपए इन महिलाओं को उनके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट गए हैं। टोटल 4 करोड़ 21 लाख महिलाओं ने रजिस्टर किया है। पूरी योजना ऑनलाइन है। पूरा इसका एक सशक्त हमने वेबसाइट बनाया हुआ है। महिला खुद भी अप्लाई कर सकती है, अपने रिलेटिव्स के साथ मिलकर अप्लाई कर सकती है, आंगनवाड़ी वर्कर या आशा वर्कर के साथ अप्लाई कर सकती है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2.0 का ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लाभ मिल सके, इसके लिए लाभार्थी के पंजीकरण फॉर्म को भरने का दायित्व आंगनबाड़ी या आशा कार्यकर्ताओं को दिया गया। देश में लागू हुई केंद्र सरकार की इस योजना से महिलाएं बेहद खुश हैं
और खुद को सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर महसूस कर रही हैं। आदिबाने कबांग ईस्ट सियांग इकाई की टीम ने पासीघाट पुलिस और पासीघाट मेबो इकाई के वन्य रेंज विभाग के साथ मिलकर अवैध शिकार के खिलाफ एक सफल अभियान चलाया है। यह अभियान पासीघाट सर्किल के लेगिंग गांव और रानीघाट ब्रिज पर संयुक्त रूप से चलाया गया। अभियान के दौरान टीम ने कई मृत जंगली मांस और जानवरों को पकड़ा, जिनमें पक्षी और रोडेंडेंट्स शामिल थे। साथ ही अवैध शिकार गतिविधियों के लिए उपयोग में लाई जाने वाले कई हथियारों को भी जब्त किया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि अवैध शिकार हमारे वन्य जीवों के लिए एक गंभीर समस्या है जो पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ता है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर भारत अभूतपूर्व विकास और परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में हासिल की गई उपलब्धियों को मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2024 भारत की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष था। उन्होंने ये भी कहा कि देश के 13वें और सबसे बड़े प्रमुख बंदरगाह के नींव रखने के लिए नए वैश्विक व्यापार मार्ग खोलने तक हमने भारत को दुनिया के शीर्ष 10 समुद्री देशों में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय मंत्री ने नए साल में सामूहिक समर्पण का आह्वान किया और सभी से राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का आग्रह किया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली मनु भाकर, शतरंज के विश्व चैंपियन डी गुकेश, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत और पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता प्रवीण कुमार के लिए खेल रत्न पुरस्कार की घोषणा की। राष्ट्रपति 17 जनवरी 2025 को पुरस्कार प्रदान करेंगे। इसके अलावा खेल मंत्रालय ने कुल 32 एथलीटों की सूची जारी की है, जिन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें 17 पैरा एथलीटों को रखा गया है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल डीडी न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।